दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर गुजरात के निकाय चुनाव के हवाले से आ रही है। जी आपको बता दें कि सूरत में कांग्रेस का सुपड़ा साफ, आम आदमी पार्टी बन गई मुख्य विपक्षी पार्टी, 27 सीटें जीत ली। जी आपको बता दें कि गुजरात के निकाय चुनावों में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं सूरत में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। आपने सूरत के 27 सीटों पर जीत हासिल की है। साथ ही आप सूरत के नगर निगम चुनाव में भाजपा के बाद दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। हालांकि भाजपा ने राज्य के सभी 6 महानगर पालिकाओं पर अपना कब्जा कर लिया है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी निकाय चुनावों में ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। गुजरात निकाय चुनावों में पिछली बार प्रमुख विपक्षी पार्टी रही कांग्रेस को जबरदस्त झटका मिला है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा का गढ़ रही सूरत महानगर पालिका में 27 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है, जबकि कांग्रेस का इस बार खाता भी नहीं खुल पाया है। वहीं भाजपा ने सूरत के कुल 120 सीटों में से 93 सीटों पर उपस्थिति दर्ज कराई है। साथ ही ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी अहमदाबाद की 4 सीटों पर जीत हासिल की है। इस निकाय चुनाव में 22 साल की पायल पाटीदार सबसे कम उम्र की पार्षद बनी है। पायल आम आदमी पार्टी की टिकट पर सूरत के वार्ड नंबर 16 से उम्मीदवार थी। आम आदमी पार्टी ने सूरत में शानदार प्रदर्शन किया है। गुजरात निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की अप्रत्याशित जीत पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पार्टी ने गुजरात में पहली बार निकाय चुनाव लड़ा और वहां से चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। गुजरात की सभी 6 महानगर पालिकाओं पर भाजपा का कब्जा हो गया है। भाजपा को अहमदाबाद की 192 सीटों में से 101 सीटों पर, राजकोट की 72 में से 64 सीटों पर और सूरत की 93 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं भाजपा ने वडोदरा नगर निगम के 76 में से 66 सीटों पर भी अपनी जीत दर्ज की है। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से, जो कि कोरोनिल को लेकर है। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नहीं बिकेगी पतंजलि की कथित कोरोना दवा, सरकार ने लगाई रोक। जी हम बात करें कि बाबा रामदेव की पतंजलि योगपीठ द्वारा निर्मित कोरोना की कथित दवा कोरोनिल को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सवाल उठाने के अगले दिन महाराष्ट्र में कोरोनिल की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि देशमुख ने IMA की आपत्तियों का भी जिक्र किया है। IMA ने कोरोनिल के कथित क्लिनिकल ट्रायल पर सवाल उठाया है और WHO ने इसके कोरोना के इलाज में प्रभावी होने का प्रमाण पत्र देने के पतंजलि आयुर्वेद के दावे को खारिज कर दिया है। जल्दबाजी में किसी दवा को लॉन्च करना और 2 केंद्रीय मंत्रियों द्वारा उसका प्रचार करना खेदजनक है। आपको बता दें बाबा रामदेव ने अपनी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद द्वारा निर्मित कोरोना की दवा को बीते शुक्रवार को एक बार फिर से लॉन्च किया था। इसके मौके पर 2 केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में बाबा रामदेव ने दावा किया कि उनकी दवा को WHO ने प्रमाणित किया है और इसे 158 देशों में बिक्री की अनुमति दी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोनिल को लेकर दुनिया के प्रतिष्ठित जर्नल में अब तक 9 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। विवाद तब शुरू हुआ जब WHO ने इस तरह की किसी भी पारंपरिक दवा को कोरोना वायरस के इलाज के लिए सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी रामदेव की दवा पर सवाल उठाते हुए स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रचार करने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। IMA ने एक आधुनिक डॉक्टर होने के नाते डॉक्टर हर्षवर्धन का किसी दवा का प्रचार करने को अनैतिक भी बताया था। और दोस्तों में अगली बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। जी आपको बता दें कि जिसमें कोलकाता पुलिस ने बीजेपी नेता राकेश सिंह को किया गिरफ्तार। पामेला गोस्वामी ने लिया था ड्रग्स मामले में नाम। जी आपको बता दें कि बंगाल पुलिस ने पामेला गोस्वामी ड्रग्स मामले में बीजेपी नेता राकेश सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी की यह कार्रवाई पूर्व वर्धमान के गलसी से हुई। बंगाल पुलिस का दावा है कि राकेश सिंह बंगाल से भागने की फिराक में थे, जिस वजह से उनको खुफिया जानकारी के
आधार पर ये कार्रवाई करनी पड़ी। इससे पहले कोलकाता पुलिस ने राकेश सिंह के घर पर छापेमारी की थी। उस दौरान खबर आई थी कि पुलिस ने राकेश सिंह के 2 बेटों को भी हिरासत में लिया था। कार्रवाई के बाद पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उनकी टीम को राकेश सिंह के आवास के बाहर काफी देर तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि उनके परिजन तलाशी वारंट पर जोर दे रहे थे। इस तलाशी अभियान का नेतृत्व न्यू अलीपुर पुलिस स्टेशन के एंटी नारकोटिक्स और एंटी राउडी सेक्शन द्वारा किया गया था। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई के दौरान 2 एसीपी रैंक के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। रिपोर्ट के मुताबिक राकेश सिंह के 2 बेटों को भी कोलकाता पुलिस के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने हिरासत में लिया है, जिनकी पहचान सुवम सिंह यानी उनकी उम्र 25 और साहब सिंह 21 साल के रूप में हुई है। तलाशी अभियान के दौरान बीजेपी नेता के आवास पर जमकर हंगामा भी हुआ, जिसके बाद उनके बेटों को पुलिस वाहन में बैठाया गया। इस कार्रवाई से पहले कोलकाता पुलिस ने राकेश सिंह को नोटिस भेजा था। साथ ही सीआरपीसी की धारा 160 के तहत अधिकारियों के सामने पेश होकर बयान दर्ज कराने को कहा था। इस पर राकेश सिंह ने कहा कि वो 26 फरवरी से पहले पुलिस के सामने पेश नहीं हो सकते, क्योंकि उनको पार्टी से संबंधित कई काम थे। और दोस्तों में अगली बड़ी खबर आई है, जिसमें उमा भारती ने शराबबंदी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाड़ में गया राजस्व, भले ही भूखे मर जाएं लोग, लेकिन मध्य प्रदेश में लागू हो शराबबंदी। जी हम बात करें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर कमर कस लिया है। ग्वालियर में मीडिया से बात करते हुए उमा भारती ने एक बार फिर नशा मुक्ति अभियान चलाने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि राजस्व भाड़ में जाए, चाहे लोग भूखे मर जाएं, लेकिन शराब बंद होना चाहिए। उमा भारती ने आगे कहा कि अगर मेरा वश चले तो मैं आज ही शराबबंदी लागू कर दूं। उमा भारती ने कहा, मैंने कहा था ये आंदोलन नहीं अभियान है। 8 मार्च को महिला दिवस है और उसी दिन से ये अभियान शुरू होगा। उन्होंने कहा कि शराबबंदी में स्वचेतना का जागरण होना चाहिए। मैं शिवराज और वीडी शर्मा से सहमत हूं और वह मुझसे सहमत है। उमा भारती ने आगे कहा कि प्रदेश में शराबबंदी ही नहीं, नशाबंदी होना चाहिए, जो जागरण अभियान से भी अच्छा है। सलाह देते हुए उमा भारती ने कहा कि सरकार को यह कहना है, नियम विरुद्ध दुकानें ना खोली जाएं, आबकारी नियमों का पालन किया जाए, क्योंकि 2 नंबर की जो शराब बनती है वही अधिकतर जहरीली होती है, वह पूरी तरह से बंद हो। उमा भारती ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कितने महीने तक लोगों ने शराब नहीं पी और कोई नहीं मरा। जैसे ही दुकानें खुली, लोग मरना शुरू हो गए। इससे साफ हो गया है कि शराब पीने से लोगों की जान जाती है। उमा भारती यहां तक कह गई कि मैंने शिवराज जी से कहा है, जैसे ही राजस्व का रास्ता निकल आए, आप शराबबंदी और नशाबंदी दोनों की तरफ आइए। मुझे शराब से इतनी नफरत है कि मेरा बस चले तो लोग भूखे मरते हैं तो मर जाएं, राजस्व गया भाड़ में, बस शराब बंद करो। उन्होंने आगे कहा कि मैं ये अभियान जरूर चलाऊंगी, क्योंकि ये मेरी आस्था है। शराब बंद हो। राम मंदिर निर्माण में मेरी आस्था थी, लेकिन उसमें 30 साल लग गए, पर शराबबंदी में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपको बता दें कि उमा भारती ये मानती हैं कि शराबखोरी से महिलाएं ज्यादा पीड़ित होती हैं। शराब पीकर मारपीट, अत्याचार और जुल्म उन्हीं पर ढाए जाते हैं। तो दोस्तों, वाकई में आप उमा भारती की बातों से सहमत हैं? आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों, में अगली खबर में आपको बता दें कि आईएमए ने हर्षवर्धन से मांगा जवाब। कहा, पतंजलि के इवेंट में रामदेव के साथ शामिल होकर तोड़ी आचार संहिता। जी हां, आपको बता दें कि योग गुरु रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एक इवेंट में शरीक होने को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पर सवाल उठा दिए हैं। भारत में मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से जुड़े डॉक्टर्स की इस स्वयंसेवी संस्था ने कहा है कि हेल्थ मिनिस्टर ने उस कार्यक्रम में जाकर डॉक्टरों से संबंधित आचार संहिता का उल्लंघन किया है। आईएमए पदाधिकारियों के हवाले से अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट में बताया गया है, मंत्रियों गडकरी मुख्यातिथि थे, जबकि साथ में स्वास्थ्य मंत्री भी थे, कि उसकी आड़ में जिस तरह से रामदेव के बैनर को दर्शाया गया और दावा WHO द्वारा प्रमाणित दवा किया गया, उससे
से गलत ही असर पड़ा। सोमवार को जारी आईएमए के आधिकारिक बयान में बोला गया, स्वास्थ्य मंत्री द्वारा गैर वैज्ञानिक दवा का गलत और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाना व डब्ल्यूएचओ की ओर से उसे खारिज करना भारत की जनता के लिए एक तमाचा और बेइज्जती है। बकौल आईएमए राष्ट्रीय अध्यक्ष जॉन रोस ऑस्टिन जयलाल, हम पूछ रहे हैं आखिरकार वहां गए क्यों? वहीं संस्था के महासचिव जयेश लेले ने पूछा, हम कोरोना महामारी के मध्य में हैं। अगर लोग मंत्री के साथ इस कार्यक्रम को टीवी पर देखेंगे और दवा खरीद लेंगे। दरअसल 19 फरवरी को दिल्ली में रामदेव ने कोरोना के उपचार के लिए कथित दवाई कोरोनिल पहले इम्यूनिटी बूस्टर थी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने व उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने उस दौरान दवा से जुड़े कुछ रिसर्च पेपर्स भी जारी किए थे। दावा किया था कि ये 158 मुल्कों में जाने के लिए तैयार है। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौजूद थे। कोरोनिल को लेकर विवाद तब गहराया जब रामदेव ने अपनी पीसी के दौरान दावा किया था कि ये अब WHO GMP प्रमाणित है, जबकि WHO ने ट्वीट कर साफ कर दिया था कि उसने किसी भी पारंपरिक दवा को प्रमाणित नहीं किया है और न ही समीक्षा की है। बता दें कि COPP का मतलब सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है। और दोस्तों अगली एक और खबर में आपको बता दें कि जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का गुजरात निकाय चुनाव में खुला खाता। जी हां, हम बात करें कि गुजरात के निकाय चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना खाता खोलते हुए अहमदाबाद के 2 वार्ड में जीत हासिल की है। अहमदाबाद नगर निगम के जमालपुर और मकदमपुर वार्ड में पार्टी के पैनल को जीत मिली है। अहमदाबाद समेत 6 महानगर पालिका मनपा की कुल 576 सीटों पर 21 फरवरी को वोट डाले गए थे। 6 में से 5 महानगर पालिका यानी अहमदाबाद, राजकोट, बड़ोदरा, जामनगर और भावनगर में बीजेपी को बहुमत मिल गया है। वहीं सूरत में आम आदमी पार्टी ने 25 सीटों पर जीत हासिल कर कांग्रेस को यहां तीसरे नंबर पर धकेल दिया है। निकाय चुनाव के नतीजे से एक बात साफ हो गई है कि गुजरात बीजेपी का गढ़ है और फिलहाल इस गढ़ में कोई दूसरी पार्टी सेंध नहीं लगा सकती। नतीजों से साफ है कि गुजरात में बीजेपी का तिलिस्म तोड़ पाना कांग्रेस तो क्या फिलहाल किसी विपक्षी दल की बस की बात नहीं है। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें जिसमें गुजरात नगर निगम चुनाव के नतीजों से गदगद आम आदमी पार्टी, सूरत में रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल। जी हां, आपको बता दें कि गुजरात नगर निगम चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 26 फरवरी को प्रदेश का दौरा करेंगे। वो सूरत में एक रोड शो भी करेंगे। आप प्रमुख केजरीवाल ने ट्विटर पर राज्य में नई राजनीति की शुरुआत करने के लिए गुजरात के लोगों को बधाई दी। पार्टी नेताओं ने कहा कि केजरीवाल सूरत में रोड शो करेंगे, जहां आपने नगर निकाय के चुनाव में 27 सीटें जीती हैं। आपके आधिकारिक ट्विटर पेज पर कहा गया है, आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 26 फरवरी 2021 को गुजरात जाएंगे। वह एक भव्य रोड शो में आपके विकास के मॉडल में विश्वास जताने के लिए लोगों का आभार व्यक्त करेंगे। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि तेलंगाना की राजधानी कहां है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली लेके आ जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है किसानों के हवाले से। जी हां, आपको बता दें कि राकेश टिकैत का दावा, कहा जल्द ही 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ संसद का घेराव करेंगे किसान। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि राजधानी दिल्ली से लगती सीमाओं पर किसानों का आंदोलन पिछले 90 दिनों से जारी है। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक मोदी सरकार नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक वो डटे रहेंगे। इसी बीच मंगलवार को किसान नेता राकेश टिकैत राजस्थान के सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत में हिस्सा लेने पहुंचे, जिसमें टिकैत ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही किसानों को फिर से ट्रैक्टर मार्च के लिए तैयार रहने को कहा। महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि अगर केंद्र सरकार तीनों नए कृषि कानूनों को निरस्त नहीं करती है तो प्रदर्शनकारी किसान संसद का घेराव करेंगे। किसान इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहें, उन्हें किसी भी वक्त इससे संबंधित निर्देश दिए जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि इस बार संसद का घेराव 4 लाख की जगह 40 लाख ट्रैक्टरों से होगा। साथ ही किसान इंडिया गेट के आसपास मौजूद पार्कों की जुताई करेंगे, बाद में वहीं पर वो फसलें पैदा करेंगे। हालांकि अभी तक संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने संसद घेराव की तारीख नहीं तय की है। आपको बता दें, टिकैत ने आगे कहा कि 26 जनवरी को देश के किसानों को बदनाम करने की साजिश की गई थी। देश का हर किसान तिरंगे से प्यार करता है, लेकिन इस देश के नेताओं से नहीं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार जल्द ही नए कानूनों को वापस नहीं लेती तो वो बड़ी कंपनियों के गोदामों को भी ध्वस्त कर देंगे। इसके लिए भी जल्द संयुक्त मोर्चा तारीख तय कर लेगा। सीकर के अलावा मंगलवार को टिकैत ने चूरू जिले के सरदार शहर में भी किसान सभा को संबोधित किया, जिसमें स्वराज आंदोलन के योगेंद्र यादव समेत कई नेता मौजूद रहे। और दूसरी अगली खबर में आपको बता दें, जो कि टूल किट मामले को लेकर है। जी आपको बता दें कि जमानत के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आई दिशा, समर्थकों ने रिहाई को बताया बड़ी जीत। जी हम बात कर रहे हैं कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली थी। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी दिल्ली स्थित लाल किले पर पहुंचे और वहां पर जमकर हिंसा की। इस हिंसा के बाद ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया था, साथ ही गलती से सोशल मीडिया पर एक टूल किट साझा कर दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने टूल किट मामले की जांच शुरू की है और बेंगलुरु से पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार किया। हालांकि मंगलवार को दिल्ली की अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक टूल किट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि को मंगलवार देर शाम तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। जेल प्रशासन ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि दिशा अभी दिल्ली में है या फिर बेंगलुरु चली गई है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं दूसरी ओर दिशा की रिहाई के बाद से उनके समर्थक काफी खुश हैं। लंबे वक्त से उनकी रिहाई के लिए सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जा रहा था। साथ ही कई संगठनों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया था। किसान आंदोलन के समर्थक दिशा की रिहाई को बड़ी जीत मान रहे हैं। और दोस्तों में अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में पेट्रोल और डीजल के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि 2 दिन बाद आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में 90.83 रुपए जाने अपने शहर का क्या है रेट। जी आपको बता दें कि घरेलू बाजार में मंगलवार यानी 23 फरवरी को फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। 2 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी, लेकिन उसके 12 दिन पहले से लगातार तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई थी। मंगलवार को दिल्ली में पेट्रोल में 25 पैसे प्रति लीटर चढ़कर 90.83 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल 35 पैसे बढ़कर 81.32 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 97.34 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है और डीजल 88.44 प्रति लीटर बिक रहा है। भोपाल में एक्सपी पेट्रोल 101.87 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। और दोस्तों में अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि आज सोने में आई चमक, चांदी में भी भारी उछाल। जानिए क्या रह गई हैं कीमतें। जी आपको बता दें कि मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोना और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वैश्विक बाजारों के मजबूत रुख के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोना 337 रुपए की बढ़त के साथ 46,372 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। पिछले कारोबार में सोना 46,035 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। आज चांदी की कीमत में भी इजाफा हुआ है और ये कीमत धातु 1,149 रुपए बढ़कर 69,667 रुपए प्रति किलोग्राम पर हो गई है। चांदी पिछले कारोबार में 68,518 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। और अब दोस्तों भाई जान लेते क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि अगले 5 दिनों तक इन राज्यों में मौसम रहेगा खराब। आईएमडी ने जारी किया बारिश का अलर्ट। जी हम बात करें कि देश के कई हिस्सों में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के चलते अगले 5 दिनों में बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में बारिश और बर्फबारी होने आसार हैं। उत्तराखंड में मौसम बेहद खराब रहेगा। पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही आने वाले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होनी है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।